गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं सेशन 2, 3 और पढ़ा चुका हूँ। उसमें हमने पिछली सालों के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने सब देखे थे। मगर आज जो हम बात करेंगे सेशन 4 की बात करेंगे। इस सेशन 4 में जितने भी 2018 में क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामों में वो मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को तुम्हें लास्ट तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैं एक इसमें इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट डिजिटल सम यानी जिसको बोलते हैं डिजिट का सम, वो भी हम कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी। वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर सीखेंगे क्योंकि उसको भी सीखना आपको बहुत आवश्यक है। तो लास्ट तक आपको ये देखना है। तो हम सेशन 4 शुरू कर रहे हैं। सेशन 4 में जो भी मैं बात करूंगा इसके अंदर 2018 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। तो आप क्या देखोगे कि जो क्वेश्चंस मैंने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे और उसके आगे वो लास्ट लेक्चर था वो भी 2018 के क्वेश्चन थे और आज भी 2018 के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ हम जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सभी के क्वेश्चंस हैं और चैप्टर्स की वीडियो भी मैं बनाना शुरू करूंगा। अगली जो भी चैप्टर की वीडियो आएगी उसमें अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ की अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपका ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इफ एन ये दे रखा है एन इक्वल टू आपको दे रखा है 1 1 +1 1 1 +1 1 +1 इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि एन के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि सम ऑफ द डिजिट्स, अगर हम सम ऑफ द डिजिट्स कर रहे हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया था सम ऑफ द नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ द एन नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या बताया था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, वो मैंने आपको बताया था कि n+1/2 यही था। अब देखें तो एन नेचुरल नंबर कहाँ से, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। जैसे 1 to 10 और 1 to 100 इस तरीके से चलता है। अब देखो ये भी तो वही है, यहाँ पर 1 है तो हम इसको लिख देंगे 1 और इसको लिख देंगे 2, इसी तरीके से इसको लिख देंगे 3, इसको लिख देंगे 4 और इसको लिखेंगे तो डॉट 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 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 9। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 और 9+1/2, तो ये हो जाएगा 9 × 10 अपॉन में कितना 2, ये कैंसिल हुआ, कितना हुआ 5। तो हम इसको करेंगे 9 × 5, तो आपका कितना आंसर निकल के आ जाएगा 45। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा 45, यानी आपका आंसर है 45। इस तरीके से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये सम ऑफ द नेचुरल नंबर, वहां पर मैंने आपको बताया था सम ऑफ द होल नंबर्स, इसमें लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और कहाँ तक जाना है आपको 20 तक जाना है। यहाँ पर हमें इकाई का अंक निकाल के बताना है कितना होगा। ठीक है, और देखिए सभी के पावर में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, चाहे 1 हो 2 हो उसका पावर कितना है 5 आ रहा है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर मैं सभी की पावर को 4 से डिवाइड कर दूं, 4 का रूल मैं इकाई के अंक में बता चुका हूं मैं आपको कि वहां पे हमें क्या करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 की पावर 5 लिखा है, अगर इसको देखें, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो आपका क्या बचेगा 4 की पावर 1, यानी आपका आ जाएगा 4। मैंने 5 को डिवाइड किया 4 से, और 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये भी मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि नंबर सिस्टम जो पढ़ाया था उसमें मैंने यूनिट डिजिट आपको निकालना सिखाया था। अगर हम 2 की 5 लिखा है, अगर 5 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा और 20 तक जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये भी एक सम बन गया, बन गया नहीं बन गया, ये भी एक सम बन गया। हमें क्या है चाहिए इकाई का। तो यहाँ पर अगर मैं सम की बात करूँ तो कहाँ तक जाना है हमको 1 से 20 तक का सम। अगर हम 1 से 20 तक का सम देखें तो 20, तो 20+1, हमें तो केवल डिजिट किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, केवल मुझे इकाई का अंक चाहिए। तो यहाँ इकाई के अंक की अगर हम बात करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू कितना 21, तो ये आ जाएगा 210, तो इकाई का अंक कितना आया 0। तो यानी कि आपका जो आंसर है वो 0 के साथ चला जाएगा, योर आंसर इज करेक्ट 0। तो बड़ी आसानी से निकल गया। देखिए कॉन्सेप्ट आप एक बार ये पूरा वीडियो देखिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ इसके अंदर। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें x, y and z आर प्राइम नंबर्स एंड x + y + z = 38, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x।
यहाँ सबसे पहले बोला गया है कि एक्स वाई जेड और जो है अभाज्य संख्या है और एक्स का अधिकतम मान पूछा गया। तो एक काम करते हैं, जब एक्स का अधिकतम मान पूछा गया तो एक्स बराबर लिख लेते हैं 38 इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये प्राइम संख्या है तो वाई और जेड जो अगर मुझे प्राइम नंबर लेने हैं तो प्राइम नंबर समझते हो आप कहाँ से लेते हैं, 2 आपका हो गया 3, आपका हो गया कितना 5, उसके बाद हो गया आपका 7, ये आपके कैसी संख्या है, सब अभाज्य संख्या। अब एक बार बताओ, अगर मैं y और प्लस z का योग इसमें से घटाऊंगा तो ये जितना ये कम होगा उतना ही क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इतना ही आपका अप करेगा, ठीक है। और जितना ये बढ़ेगा एक y और जैसे मान लो एक एग्जांपल लो, 10 में से मैंने मान लो 2 घटाया तो आपका कितना आया 8, अगर मैं 10 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 7, अगर 10 में से मैं 4 घटाऊंगा तो कितना, क्या ये संख्या आप जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो तो ये जो है माइनस करने पर आपका क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। मगर इसको क्या चाहिए, x का मान अधिकतम। अधिकतम होगा कब, अधिकतम जब होगा कि जब y और z बहुत ज्यादा छोटे हो जाएं। तो छोटे कब हो सकते हैं कि अगर मैं, देखिए प्राइम नंबर तो ये भी है, अब ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या, अगर ये हमारा x है, ये y है और z, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं 5 और 3 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बार यहाँ से लेते हैं 3 और 2 5, 5 घटाएंगे तो 38 माइनस, ठीक है, इसमें से घटाया मैंने 2 प्लस 3, तो यहाँ से 38 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो 33 तो मेरा ऑप्शन नहीं है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 38 माइनस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 2 5, अगर मैं इसको जोड़ूं 8 8 घटाओ 30 तो ऑप्शन नहीं है, तो 5 और 2 7 लेके देखते हैं फिर, क्योंकि हमें छोटा लेना है। तो 2 प्लस 5 तो यहाँ हुआ 38 माइनस कितना 7, तो ये कितना आ गया 31, यानी कि हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो 31 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो हमें जितना y और z छोटा होगा वो इतना अधिक मिलेगा। देखो एक हमारा 31 मिल रहा था, यहाँ पे 33 भी मिल रहा था, मगर सबसे मेन मुद्दा है कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। भाई 31 मैच कर रहा तो मैच, अगर ये मैच करता तो 33, तो ये आपका आंसर हो जाता। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। ये अप्रोच है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, बस हमको अप्रोच को डेवलप करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए कह रहा है n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो n को 13 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा ये बताना है। n इज द स्मॉलेस्ट 3 नंबर प्राइम। अब ये बताओ प्राइम नंबर अगर मैं जाऊं तो देखिए ये क्या 3 डिजिट का, 3 डिजिट का कहाँ से, देखो 100 के बाद जो भी होंगे 3 डिजिट शुरू होंगे, जैसे 102 103, तो 100 तो प्राइम संख्या नहीं होगी, ये तो बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी आपको। क्या आपके पास क्या बची 101। अब देखिए 101 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, अपने आप से कटेगी या 1 से कटेगी। तो इसको उठा लो और इसको कितने से भाग कर दो, आप 13 से भाग कर दो, तो 13 सत्ते 91 होते हैं, और माइनस करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना दे देगा, ये 10 दे देगा। बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जैसे जिसके आगे 1 आती है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, इसमें कितनी संख्या 2, तो 1 और 2। अब एक काम करो 121 वैसे जानते हो, ठीक है। अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो मैं शॉर्टकट से तो 1 और 2 लिख दो, बाद वाली संख्या को छुपा दो, बाद वाली संख्या मान लो नहीं है तो इसके बैक वाली संख्या कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। तो 1 2 1। अगर मैं 1 1 का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा 1 2 3, 3 है ना, 1 2 3। तो अगर ये पीछे वाली संख्या बंद कर लो तो इसके आगे लिख दो कितना 2 1 बैक करके। अगर मुझे इसका स्क्वायर करना है तो क्या करूंगा मैं, तो 1 2 3 4, पीछे वाली संख्या छोड़ दो तो 3 2 1। इस तरीके से ये दिखा, आप देख लेंगे 1 2 1 1 2 3 1 2 4। तो इसका मतलब है यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो जो पहला स्क्वायर है वो किसका है, यानी कि 11 का। तो पहले हमने लिख लिया 11, उसके बाद प्लस कर लो, प्लस के बाद कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 किसमें आता है, इसमें आता है 1 2 3 आ रहा है 1 2 3 1 2 3। तो इसका मतलब 1 1 1 हो गया, 1 1 1 लिख दो। फिर उसके कितना 1 2 3 4, इतना देखो बाद बाकी तो रिपीट हो रहा है इसे। तो 1 2 3 4, इसमें कितना है 1 2 3 4 यानी 4, ये इतने आ गए, ठीक है। प्लस अब इसमें कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, तो 4 5, तो कितने 5 आ जाएंगे 1 2 3 4 5, और फिर बैक करके, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, तो यहाँ से आप अगर जोड़ोगे तो 1 2 आपका 3 और 4, कितना 4, तो 4 है। इसी बाकी इन दो देखो ये दोनों तो वैसे ही ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, आपके पास केवल और केवल ये ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन बचेंगे तो अब ये ऑप्शन चेक करते हैं, तो 4 आ गया। अब कह रहे हैं 1 और 2 और 3 और 4,
और फिर से 4, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको ज़्यादा गैस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर समझ में आ गया होगा आपको आई होप। जैसे 1 2 तो हमने 1 2 लिखा, पीछे वाला छोड़ दिया, 1 लिख दिया। अब इसका स्क्वायर करना है मुझे, ये भी वही था, ये यही तो बताया था। जैसे अब 1 2 3 का स्क्वायर करना है, तो 1 2 3 और पीछे वाला हमने छोड़ा तो 2 1। इसी तरीके से उसको लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और पीछे इसको छोड़ देंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो यहाँ से इसमें 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, पीछे वाला छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 1, यहाँ 4, ये पीछे वाला छोड़ेंगे, 4 3 2 1। इस तरीके से जैसे 1 2 1 1 2 3, इस तरीके से कितना भी बड़ा स्क्वायर हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कितना भी बड़ा स्क्वायर होगा उसका फाइंड आउट द स्क्वायर आप रूट निकाल सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये सिंपल तरीके से समझ में आ गया। तो ये कोई देखो, देख रहे हैं आप, कोई ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं होते, बस लॉजिक आपको समझना है। अगर हम यहाँ पर ब्याज की बात करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज, तो आप ब्याज सभी समझते हैं, ऐसा तो कोई होगा नहीं कि नहीं समझता, ब्याज चक्रवर्ती सभी ने पढ़ रखा होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी ईयर्स, इतने रुपए में इतने रुपए हो गया एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% एनम कंपाउंड एनुअली। ये कह रहा है कि समय कितना है अगर 10% की चक्रवर्ती ब्याज से। तो सबसे पहले ये मूलधन है, तो ये मूलधन है, और ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से अमाउंट बाकायदा आप पता कर सकते हो, 2500082575, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले इसको ऐड करा, तो यहाँ पर जब ऐड कराए तो 5 7 2 3 3, ये आपकी अमाउंट बन गई। और ये फॉर्मूला आप जानते ही हो, A अपॉन P और 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो एक बात देखिए, A कितना है 33275 और P कितना आया 25000। तो यहाँ 10% अगर मैं लगाऊंगा अपॉन में 100 की पावर 3 सॉरी T, तो यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल करते हैं हम, तो ये आ गया 5000 और इसको कैंसिल किया 6655, फिर इसको कैंसिल कीजिए तो ये आ गया 1000 और ये आ गया आपका 13131। तो ये आप जानते हो ये किसका क्यूब है, 11 का, और ये किसका क्यूब है, 10 का। तो यहाँ पे यही चीज बनने वाली है, तो ये हो गया 11/10 की पावर क्यूब और ये आ गया 11/10 का टी। ये तो बेस खत्म हुए, तो टी इक्वल टू 3 ईयर्स। तो इस तरीके से कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, इसमें शॉर्टकट की अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप ये भी कर सकते थे कि भाई ये 25,000 है, ये इतना, इसको कैंसिल करके देख लेते। अगर ये आपको क्यूब या स्क्वायर दिखाई देता तो आप सीधा सीधा समय लिख देते कि इतना साल इतने ईयर्स का इसका समय है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको हार्ड लगने वाला है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन सम ऑफ थर्ड ईयर, इतने रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 ईयर्स इज दिस, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज जितना है, तीसरा वर्ष चाहिए, द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन थर्ड ईयर का कितना है सिंपल इंटरेस्ट, तो लिख लेते हैं यहाँ पर थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है CI कितना 36225, ठीक है। ये 2 ईयर्स के लिए है और ये सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर का मतलब जैसे पहली साल, दूसरी साल, तीसरी, इसका है। तो हम एक काम करते हैं, 2 साल का हमारे पास है तो 2 साल का इसको भी निकाल लेते हैं, तो 1 साल का और इसमें जोड़ लो, तो कितना होगा 0 0 5 और ये 3500 रुपये। अब एक बार बताओ मुझे, ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2 साल का, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का, तो डिफरेंस तो निकाल ही सकते हो, तो डिफरेंस निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, तो माइनस कर दो 1, तो इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे आया 1 5, तो ये आया 2.5, इतने रुपए डिफरेंस आ गया। अब चाहिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 225 पॉइंट अपॉन सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 750 इंटू कितना 100% बनाने के लिए 0 कैंसिल। इसको अगर हम डिवाइड करके अब सॉल्व करें तो 7 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, 7 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट टाइम्स, तो ये हो जाएगा कितना 7 5 जो 35 49 और 52 और 7 5 12, तो ये आ जाएगा 7%। तो ये आंसर कैंसिल है सीधा सीधा 0.7 और 10 की गुणा इसके साथ हुई तो आपका आ जाएगा 7% आपका आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं हुई। हमारे पास क्या था सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर का था 1 साल का और इसमें जोड़ के लिए 2 साल का, ये भी 2 साल का डिफरेंस, तो आप जानते ही हो। तो यहाँ से जैसे कैसे मान लो कि 100 रुपये थे
100 रुपये पे 10% लगी ब्याज 10%, तो 10, फिर ब्याज दोगे 10% से तो कितना होगा 1/10। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो हमारे पास ये है ना सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितनी थी 10, तो वही लॉजिक यहाँ पर मैंने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, ये कह रहे हैं इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट इन थर्ड ईयर, दिस थर्ड ईयर मतलब लास्ट वाला, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ ईयर। अच्छा एक बताओ इंटरेस्ट क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है कि कोई भी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, हमारा पहली साल है तो उसका अगले साल के लिए इंटरेस्ट, दूसरी साल है दूसरे साल के तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट, तीसरी साल है तो हम चौथी साल के लिए इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि वो इतना है, अगर हम इसका 9% इंटरेस्ट दे दें तो यहाँ पर 9, 8 और कितना हो गया 10, तो ये इतने रुपए, और इसमें जोड़ दो कितना है कि इसमें जोड़ के बता दो कितना हो गया 1089, तो ये आ जाएगा 98131, यानी 13,189, तो ये आंसर हो गया। वेरी सिंपल। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। 2018 में देखिए 2018 में CGL ये टायर 2 में, टायर सेकंड में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, समझ लीजिए अब। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस समझना है लॉजिक। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी करा चुका हूँ और इसमें भी ये क्वेश्चन आ गया। बी स्टार्ट 4.5 मिनट्स आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट फ्रॉम अ प्लेस अ डिस्टेंस 3.5 मील्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक एंड वॉक अ मील, 1 मील चला बैक होने के बाद। तो देखो समझो, यहाँ से ए ने चलना प्रारंभ किया, तो ये 2 पॉइंट है पी और क्यू। ठीक है, इनकी डिस्टेंस आपको बता दी है कि ये 3.5 आपकी जो है वो मील है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से गया ए इधर की साइड, जब ए पहुंचा यहाँ और यहाँ पहुंचने के बाद उसने टर्न लिया तो 1 मील और इधर आ गया, 1 मील और इधर आ गया। जब 1 मील ये जाएगा 3.5 ये है, तो टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी है 3.5 प्लस 1 यानी 4.5, यानी ए ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो 4.5 मील कवर करी है। अब सबसे पहले जब 1 मील करके ये बता भी रखा है यहाँ पर कि इफ ए स्पीड 1 मील इन 6 मिनट, जब 6 मिनट में इतने मील जाए तो इतने मील कितने मिनट में जाएगा, तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। तो टाइम आ जाएगा इसका निकल के, टाइम इक्वल टू 4.5 इंटू 6, तो ये आ गया 27 मिनट। कितना आ गया बेटा 27 मिनट। सिंपल हो गया। तो ये 27 मिनट निकल के यहाँ आ गया। अब हमें बी का टाइम चाहिए, तो बी का टाइम आप नॉर्मली निकाल सकते हो, तो 27 में से 4.5 मिनट घटा दो, तो यहाँ से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा दिस, तो यहाँ बचा दिस 2 और 2.5 इतने मिनट, इतने क्या आ गए मिनट आ गए। ठीक है, ये किसके लिए आ गए, बी का टाइम आ गया, दैट इज योर बी का टाइम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है कि बी 1 मिनट में, बी जो है कितने मिनट में 1 मील चलेगा। तो यहाँ पर जब बी का टाइम पता है आपको, अब ये बताओ कि जो बी था वो उसको कहाँ मिला था, एक यानी 1 मील कम डिस्टेंस, तो बी ने तो डिस्टेंस कितनी कवर की होगी 2.5 कवर की होगी ना, ये बी की डिस्टेंस है, तो टाइम निकल जाएगा बी का। तो यहाँ से आ जाएगा यानी कितने मिनट, तो यहाँ सीधा सीधा रख दो 225 अपॉन में कितना 225, यहाँ से कैंसिल कर लो, कितना जाएगा 9 मिनट, कितना आ जाएगा 9 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, टोटल डिस्टेंस ये टोटल टाइम ए का, जब टाइम ए का पता पड़ जाएगा बी का, बी की डिस्टेंस भी आपके पास है, तो आप बता सकते हो कि वो 1 मिनट में 9 मिनट में 1 मील, ये 9 मिनट आ गए, यहाँ बढ़ सकते हैं आप 9 मिनट, 9 मिनट में 1 मील वो जा रहा है, यानी आपका आंसर 4th करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा राइटिंग मेरा ऐसा ही है बच्चों, मैं तुम जानते ही हो कि मैथ वाले टीचर का राइटिंग थोड़ा ऐसे ही होता है, बाकी कुछ होता है लोगों को बहुत अच्छा भी गॉड गिफ्ट होता है। आगे की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो देखो आप सभी जानते हो कि जो स्पीड होती है, पहले ये समझो कि स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को अगर कांस्टेंट रख दोगे तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, जो स्पीड रेशो में होगी उसका टाइम जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्पीड का रेशो दे रखा है S1, S2 का रेशो दे रखा है कितना है 60, और ये कितना दे रखा है 108। अगर हम टाइम का रेशो निकालें इससे, यहाँ से अगर हम टाइम का रेशो निकालें T1 और T2 का रेशो निकालोगे तो इसको जस्ट रिवर्स कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं, बस यही है। तो इसे कैंसिल कर लीजिए 6 और
एस और ये आपका 10 और फिर इसको कैंसिल करिए 9 और ये कितना आ गया 5। अब सबसे पहले कह रहा है कि जो यदि बी कार ए की तुलना में 2 घंटे का समय कम लगता है, तो यहाँ देख लो कितने घंटे का समय कम लग रहा है। तो यहाँ पर कम समय लग रहा है 4 घंटे का, कितने का, और सवाल में दे रखा है 2 घंटे का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से कैंसिल कर दो 1/2। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी। देखो जिस रेशो में आपकी स्पीड है उसी रेशो में डिस्टेंस भी होगी, होगी क्या नहीं, ये डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से सीधी सी बात है, तो यहाँ से अब क्या करो, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो, तो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं हम, इसका निकालेंगे अगर D1 आपका D1 ये है और D2 ये है, हमें इसका पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो 5 = निकाल देते हैं, तो 1/2 × 5, तो यानी 5/2। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी तो डिस्टेंस का रेशो ये है और इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5×54, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा, 270 आपका आंसर हो जाएगा, दोनों शहरों के बीच की दूरी, क्योंकि इतनी स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर तक जाती हैं। तो ये पूरी डिस्टेंस इस स्पीड से चलेंगी, तो इस स्पीड चलेंगे तो यही आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, कोई सिंपल बात है, इसमें फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या कि जिस स्पीड जिस रेशो में है टाइम जस्ट उसका रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ मैं बता चुका हूँ कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर दूसरी बात करूँ कि अगर मुझे डिस्टेंस की देखना है, तो डिस्टेंस उसी रेशो में होगी जिस रेशो में आपका क्या स्पीड होगी। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के, तो यानी कि D1 और D2 इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या निकाला, टाइम निकाला। तो टाइम आपका ये आ गया T2, और T2 की जो डिस्टेंस है वो कितने रेशो में, 108, 108 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये कह रहा है कि 720 किलोमीटर a train take 1 hour more than train B travel 720 किलोमीटर ड्यू टू इंजन ट्रबल। देखो ये लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था और यहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा 1-2 लाइन इसमें पढ़ जाते हैं, तो इसमें बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले कह रहा है कि हमको डिस्टेंस बता दिया, डिस्टेंस है 720 किलोमीटर, दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटे का अधिक समय लगता है। यानी कि हम ट्रेन ए की बात करें तो ट्रेन बी को 1 घंटे का अधिक समय लग रहा है। एक ये पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग समय दिया गया। अब यहाँ कह रहा है इंजन में समस्या आने के कारण बी की गति 1/3 कम हो जाती है, तो उस दूरी को तय करने में ट्रेन बी को कितनी तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 720 स्पीड है, स्पीड हमारी हमें पता नहीं है, हम बी, और टाइम हमारा है हमारा, ठीक है, ये हमारा टाइम है। तो ये पहले स्पीड थी, अब ये डिस्टेंस तो वही है, मगर यहाँ हो क्या गया है, हो क्या गया है कि उसकी गति में 1/3 कमी आ जाती है, तो यानी कितनी रह गई इसकी, 2/3 रह गई है। ठीक है, और यहाँ अब समय जो कह रहा है ट्रेन बी को ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो ट्रेन बी को ए की तुलना में, यानी ए का जो भी समय था उससे 3 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, ये अब दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप क्या देखोगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, यहाँ से बी की वैल्यू अगर निकालोगे तो a-1 ये वैल्यू आ जाएगी, तो वो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से आप निकल के आ जाएगा। तो इसके बराबर में मैं रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा a-1 2/3 और ये आपका आ गया। ठीक है, इसको बस कैलकुलेट करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पर ये जाएगा 3 और -3, यह हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 6। देखिए ये 2a है और ये 3 है, तो घट के कितना रह गया बेटा, तो ये रह गया घट के यहाँ से a, और ये कितना है 6 और ये कितना है 3, ये हो जाएगा 6 + 3, ये कितना आ गया 9। कितना आ गया 9। तो ये a का समय पता पड़ गया आपको, किसका समय मिल गया आपको, a का समय मिल गया। और हमको पूछा क्या है, ट्रेन a की गति, तो a की गति निकाल सकते हो, स्पीड आ जाएगी a की कितनी, तो ये आ जाएगी 720 अपॉन में कितना 9 कर दो, ये कैंसिल कर दो, तो कितना आएगा 80 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो सिंपल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक कार ट्रेवलिंग एन एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर 9 मिनट्स एट ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से सबसे पहली बात यह है, तो इन हाउ मच इंक्रीज स्पीड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट। तो टाइम का रेशो दे रखा है, तो पहले टाइम और दूसरा टाइम, तो
यहाँ से टाइम का रेशो कितना दे रखा है, पहले 9 मिनट लग रहे थे, बाद में उसको 8 मिनट लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड के रेशो पे जाएंगे, स्पीड तो हम बाद की बात करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो पहले जो है अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड के लिए रेशो हो जाएगा, स्पीड के लिए रेशो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये स्पीड दिखा है तो ये हो जाएगा 8 × 9, ठीक है, 8 × 9। अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है, यहाँ पे कहता है कि जब टाइम का रेशो ये था तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहली स्पीड है ये S1 और S2, ठीक है, तो 8:9, ठीक। तो यहाँ से दे रखा है कि 8 = 9, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। कितनी बढ़ानी है, एक ही तो बढ़ानी है, ये 9 आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट्स सिंपल, वेरी गुड। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में इतने लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% या 10% हो जाता है। अभी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, उसकी बढ़ी हुई आय। तो सिंपल 100 लेके चलेंगे, तो ये कितना है, पहले 12 लग रहा था, 88। अगर आप देखेंगे अब 100 है तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 है। तो यहाँ से आप देखो कितना बढ़ गया, 2, तो 2 बराबर कितना, 1.6, 1.6 कितना हो जाएगा, 0.6। अगर हम 12 पे निकालें तो हो जाएगा कितना, 12 पे, सॉरी 12, तो 12 पे आ जाएगा 72, यानी 7.2, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कितना आंसर आ गया, 7. सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखो तो ये दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 2% अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो A बराबर B। अगर यहाँ से आप निकालो A और B की वैल्यू, तो A/B, तो ये आ जाएगी 50/1। आप इसको चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई करके, तुम्हारी मर्जी है। तो B की वैल्यू आप 1 लोगे तो A की वैल्यू 50। बस सॉल्व कर लो इसको, 10 गुणा B/में कितना आ गया 100, यहाँ भी A की वैल्यू है 10, यानी 1/10 जिस ऑप्शन से भी मिलेगा वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर पहले ऑप्शन को चेक करो, इससे तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि 200/100, 2 कट गई 0, 50, 5 दूनी 10, 9। इसको चेक करो, इसको चेक करें तो ये अगर 200/100, ए की वैल्यू 50 है, बटे में 100 आ रहा है, तो ये वैसे भी नहीं आना है, 1 2 इसकी 0 काट दो, तो यहाँ से 5 दूनी 10, तो ये इससे आ गया, यानी 1/10, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बड़ी आसानी से सोल्व हो रहे हैं। तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं, आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बस एक प्रॉब्लम आती है आवाज़ वाली प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि बेटा मेरे पास इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं है जिससे कि मुझे आवाज़ इंक्रीज कर सकूं। जो भी है सफिशिएंट, मैं अपने लैपटॉप से जो भी हो सके, मैं जितनी आवाज़ स्पीकर हो सके उतना डालता हूँ। अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ कि इससे आवाज़ तक बढ़ जाती है, तो मैं वो डाउनलोड करके आवाज़ को इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना तरीके से निकल सकता है, ठीक। अगर बात करें, किसी विद्यार्थी को फ्रेंच और जर्मन में 22 अंक अधिक मिलते हैं, तो उसके जर्मन में मिले फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग 28% है, तो उस फ्रेंच में, तो देखो बहुत सिंपल सवाल है। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से, ये फ्रेंच है, फ्रेंच को जर्मन से, यानी दोनों का डिफरेंस आपको दे दिया क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरे में कह रहा है कि उसको जर्मन में मिले अंक, जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन, तो यानी फ्रेंच और जर्मन की योग से 28% है, यानी कि 28 है तो ये 100 है। इसको थोड़ा कैंसिल करो 14, इसको कैंसिल करो 50, और कैंसिल करो कितना 7, और ये कितना आ गया 25, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जर्मन का 7 दिया, फ्रेंच और जर्मन का यहाँ से 25 है, तो यहाँ से हम फ्रेंच पता कर सकते हैं। 25 - 7 कितना, 18, 18 ही होगा। कितना, ये कितना हो गया 14, 50, फिर ठीक है, ये हो गया राइट। तो यहाँ पर फ्रेंच का निकल गया 18, जर्मन का 7, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से हो गया 18 - 7 बराबर 22, 11 यूनिट बराबर 22, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। तो हमें किसका चाहिए, फ्रेंच, फ्रेंच कितना 18 है, तो 18 यूनिट बराबर निकाल लो, 2 × 18 तो कितना आ जाएगा 36 यूनिट। दैट्स इट, कितना आ गया 36 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई किसी को आसानी से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो परसेंटेज वाला पीछे जाकर लेक्चर देखें, मैं लिंक दे देता हूँ, आप उसमें देखेंगे तो आज की तरह मैंने परसेंटेज को कर रखा है। अगर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत आती है तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगली बात करें हम यहाँ पे, ये कह रहे हैं, देखो, A villager buy goat and sheep together इतने रुपए, इसने परचेजिंग बताते हैं। He sold a sheep profit 10% and got 20% लॉस। पहले यहाँ पर हम ये गॉट और ये sheep का झगड़ा जो है
CP और SP की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 10% यह कह रहा है कि 10% प्रॉफिट है। जब 10% प्रॉफिट है तो यहाँ पर इसकी जो है CP 10 है, SP कितनी हो जाएगी 11, यानी कि 10% की वैल्यू आप जानते हो 1/10, ये CP है, ये आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ से इस तरीके से एक जोड़ दोगे तो 11। अब आ जाते हैं सी पर। उसने भेड़ को 10% लाभ पर, इससे यहाँ से बढ़ते हैं, ही सोल्ड द शीप एट 10% प्रॉफिट। शीप, तो इसका मतलब शीप को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ इसने लैंग्वेज को चेंज कर दिया, तो यहाँ इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गॉट और शीप थे। अब देखिए ये है तुम्हारी शीप और ये है गॉट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसने ही सोल्ड द शीप एट 10% प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट शीप, दिस कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। गॉट पे आ जाते हैं, गॉट में 20% हानि का, तो 1/5 ये सीपी, तो सीपी कितनी है 5, और ये इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो समान है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करो, इधर 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे ये हुआ 40, ये हुआ 55, 40 प्लस 55 ये हो गया 95, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 95 जो है वो है 14,650, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, एक यूनिट की वैल्यू पता कर लेते हैं, 1250 और में कितना 95, तो कैंसिल करते हैं इसको, ये हो गया 19, इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 15 40, ये कैंसिल है, तो 55 25 और 0, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, और एक बार 19 से कट जाएगा, और 119 1 जा 19, 19 5 जा 30, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50। वो पूछ रहा है कि जो चीप है, चीप कॉस्ट, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल, चीपर जो सस्ता वाला चीपर कौन थी, शीप थी, तो शीप कितनी 40, तो 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 15 इंटू 150 इंटू 40 यानी कि कितने रुपए, 6,000 रुपये। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, तो बड़ी आसानी से हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन उठाते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि ऑन अ सर्टेन आइटम ऑफ प्रॉफिट 120% द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 10%, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन। तो हमने लिया कि जो सीपी है वो हमारी 100 है, तो यहाँ से जो सर्टेन प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम सीपी 100 है तो एसपी निकल के कितनी आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ से प्रॉफिट 120% है, तो यहाँ से 220 निकल के आ जाएगी। अगर वो कह रहा है कि इसको हम कितना परसेंट बढ़ा दें, कि 10% बढ़ा दें, तो 110, तो यहाँ पर ये न्यू सीपी आ गई, तो यहाँ पे आप देख लोगे प्रॉफिट जो है वो 110 है, अपॉन में सीपी हो जाएगा, परसेंट बनाने के ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 10%, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हो गया सीपी 10। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, देख लीजिए कितने जी क्वेश्चन है। आगे बात करें, if 35% mark passing marks a student get 200 marks yet failed by 200 for, देखो हमने मैक्सिमम मार्क्स लिया 100 में से उसको मिल गए 35, ये पास हो गया। अगर पास वो कह रहा है कि 200 अंक मिले तब भी फेल, मगर हमें पास चाहिए, तो पास में 24 जोड़ दो, तो एक यूनिट की वैल्यू तुम्हें पता पड़ जाएगी 224, यहाँ से निकाल सकते हो, तो 224 बटे में 35, ठीक है। इसको कैंसिल कर लो 5, और ये कितना आएगा 7 दूनी 7 21 7 दूनी 14, 21 7 दूनी 14 32, ठीक है। और मुझे चाहिए 100 पर मैक्सिमम मार्क्स, तो इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 32/5 इंटू कितना 100, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 20, तो 64, यानी कितना आंसर आ गया 640, दैट इज योर आंसर 640, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 640 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्वेश्चन नहीं करना। देखिए आप फंडे का यूज कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे बना लीजिए, फंडा लगा सकते हैं आप। पहली सेलिंग प्राइस कितनी है 24, आगे कह रहा है कि सफर 20% लॉस, 24% का लॉस हो गया, तो वो कितना हो गया 2476 इक्वल टू इक्वल टू ये आ जाएगा इफ ही गॉट्स